नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और विधानसभा स्थित अपने कार्यकाल पहुंचकर उन्होंने विधिवत कामकाज की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री के साथ एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने भी अपने दायित्व का निर्वहन शुरू किया। दोनों नेताओं ने विभागीय अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठक कर योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। माना जा रहा है कि नए कार्यकाल में एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस रहेगा। क्योंकि एक बड़ा विभाग है, मोदी जी की नजरें भी जो है वो सर इस विभाग में रहती हैं। आज मैंने अपने राज्य मंत्री जी आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ विभाग के कामकाज को समझने का प्रयास किया और इस विभाग का जो उद्देश्य है वो प्रदेश का वातावरण, औद्योगिक वातावरण सर्जन करते हुए उद्यमियों को उद्यम स्थापना से लेकर उनके उत्पादकों को विपणन और निर्यात तक हर संभव मदद हो सके, इसका सामान्यतः विभाग का यही उद्देश्य है। प्रदेश में इस विभाग का ढांचा उत्तर प्रदेश से आयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश के अधीन है और सभी जिलों तक इसका स्ट्रक्चर विभाग का उपस्थित है और सामान्यतः अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उद्योग स्थापित हो और लोगों को उससे रोजगार मिले, इसका प्रयास सरकार का रहता है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयां हैं। इनके माध्यम से लगभग 3 करोड़ से अधिक व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और प्रदेश से जो निर्यात होता है हमारा उत्पाद, उसका भी 46% लगभग इस एमएसएमई सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है और हम सबका प्रयास ये है कि एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है। रेउसा थाना क्षेत्र के सामेरा गांव में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ गई, जहां करंट की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान सोहर बानो पत्नी शामसुद्दीन निवासी समेरा गांव के रूप में हुई है। हादसे के बाद उन्हें तत्काल रौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली व्यवस्था बदहाल है और विभाग द्वारा प्राइवेट लोगों से काम करवाया जा रहा है और जिससे सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय लापरवाही के चलते पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश का माहौल है। लोगों ने प्रशासन और विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मोहम्मद। क्या हुआ? बत्ती लग गई, तार से बत्ती लग गई, उसका बचाने दौड़ी, घूम चलाए गई। किसके लग गई? किस गांव में लग गई? सेमर्रा हसनैन करे, और हसनैन के यहाँ जब बचावेगा तो बचावा के लग गई, वो ख़त्म हो गई। रमेशा, हाँ रमेशा भूखा बचावा गया तो के महतारी के लेके गए तो फिर लेके गए अस्पताल के यहाँ।
हुआ? नहीं। चलिए बस चलो, आप मेडिकल करा देंगे, वही बात होगी। हाँ वही हो जाएगी। 15-16 दिन, 15-16 तारीख की बात है। लेकर चलो भाई इनको पहले। क्यों दरोगा जी? हाँ जी। कितने दिन हो गए और इतनी बड़ी घटना हो गई? एक मतलब दलित, तो कह लेते हो दलित का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग हिंदू समाज के कार्यकर्ता हैं। हिंदू बहन के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसकी क्या मतलब, क्या ऐसा रहा? ऐसा इसलिए रहा हाँ। क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन ये दी नहीं थी। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं आपको पढ़ा दूं मैं आपको। नहीं तहरीर में पढ़ा दूं आपको। अभी हमारी किसी आपके विभाग से ही बात हुई है तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दी गई, हमारे तक नहीं पहुंची। अब इस तरीके की भाषा अगर वही बता रहे थे सब। अरे सुन लीजिए, तब जानकारी हुई। सुन लीजिए, मान्यवर कह रहे थे तब एप्लीकेशन जो दी गई है मेरे पास है इस समय। कहिए तो पढ़ा दूं आपको। उसमें इस तरह का कोई आरोप नहीं है। उसमें सिर्फ पैसे का लेन देन। उसमें तो बता रहे कांस्टेबल वहाँ पे कहा कि अगर ये घटना अभी आपके सबके सामने बात हुई है। पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है। इन्होंने जहाँ लिखवाई प्राइवेट व्यक्ति से, उससे इनकी क्या बात हुई? पुलिस का उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसके बावजूद भी मैंने कहा कोई बात नहीं, उसने आपकी बात नहीं लिखी, आप जब इंस्पेक्टर साहब से मिले तब आप ये बात बता देते कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ। इसको बताइए, नहीं बताइए तभी तो पता चलेगा हमको। इस तरीके उनके कुछ कांस्टेबल की रिकॉर्डिंग है इनके पास, जो वो कहे थे कि जो है ये तहरीर महिला कांस्टेबल है आपके पास? हाँ अभी पहुँच रही वहीं पे। नहीं इस समय तो नहीं ना। हम तो अचानक से आए ना एकदम। ये देख सकते हैं आप, ये मौजूदा में नहीं है क्या? है और कोई महिला कांस्टेबल इनके साथ अभी भी नहीं है था कि कोई महिला। चलिए वही बात होती है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आसिम आरून ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। आसिम आरून ने कहा है कि बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में करीब 10 लाख भर्तियां की गई है और आरक्षण के नियमों को पूरी तरह लागू किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी की गई और कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। और आसिम आरून ने कहा है कि आज सपा सरकार के कामकाज का ऑडिट करने की बात कर रही है, लेकिन पहले उन्हें अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अखिलेश जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सब के कल्याण के लिए काम किया है। 10 लाख के लगभग भर्तियां की हैं। आरक्षण के नियमों को पूरी तरीके से लागू किया गया है, उसका पालन किया गया है। इसके विपरीत याद दिलाना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी के समय ही आरक्षण को ताक पे रखा गया, आउटसोर्सिंग से आरक्षण को खत्म किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। और साथ साथ जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थीं, चाहे वो अंबेडकर विकास योजना हो, चाहे वो ठेकेदारी में एससी को, एसटी को आरक्षण कोटा देने की व्यवस्था हो, इन सब को अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में समाप्त किया। आज ऑडिट करने बैठे हैं, सबसे पहले ऑडिट करें अपने कार्यकाल का और एक बहुत बड़ा अंतर उनको स्वयं दिखेगा। मुझे विश्वास है कि इसके बाद उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सबको जोड़ने के लिए काम किया है और केवल एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की व्यवस्था की गई, जो कि किसी भी जाति के हों, और उनको समर्थन दिया गया है। ये बहुत बड़ा अंतर भाजपा की सरकार में और सपा की सरकार में है। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी और एनसीआर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक और भीड़ कम करने के लिए एक व्यापक विजन तैयार किया गया था। यह योजना केवल सड़कें और फ्लाईओवर बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए आवागमन को आसान, सुरक्षित और तेज बनाने पर केंद्रित थी। नितिन गडकरी ने कहा है कि नए एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, टनल और एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए दिल्ली एनसीआर के पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं से ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। 2015 में जब मोदी जी की सरकार आई
तब दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान हमने बनाया था। उसमें केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स केवल बनाने की योजना नहीं थी, पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ मोबिलिटी का एक बड़ा विजन था। और उसी लक्ष्य में दिल्ली एनसीआर में हमारा जो प्रवास है वो सुगम हो, तेज हो, सुरक्षित हो और पोल्यूशन फ्री हो और हसल फ्री हो, यही हमारा उद्देश्य था। नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। अभी हम जा रहे थे तो मुझे हमारे सांसदों ने बताया कि जो रोड बनने के पहले कीमतें थी, जो आज एकदम 4 गुना 5 गुना कीमतें बढ़ गई और यहाँ की विकास की गति काफी तेज हुई और नए नए रोजगार के अवसर यहाँ निर्माण हुए। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में वर्ल्ड क्लास ग्रीन, सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा। टोटल हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें रोज नए नए काम ऐड भी हो रहे हैं। करीब ये 1,60,000 करोड़ रुपए की अभी तक योजना है। इसका एंड नहीं है, ये और बढ़ सकती है। जैसे जैसे मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम दिल्ली के ट्रैफिक का अध्ययन करके आपके नजरों में ऐसा आता है वहां वो काम सुझाइए, हम उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। करीब 1,850 किलोमीटर 87,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं। करीब 225 किलोमीटर 13,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और करीब 34,500 करोड़ रुपए के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और करीब 25 से 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के डीपीआर बनाने के लिए अब आदेश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य कंजेशन में रिडक्शन हो, पोल्यूशन खत्म हो, फ्यूल सेविंग हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम आए और फास्टर रीजनल मोबिलिटी हो, ये मुख्य उद्देश्य है। मुझे बहुत चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ऊर्जा संरक्षण और देश की आर्थिक मजबूती को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे ईंधनों के संकट से गुजर रही है। ऐसे में यदि हम ईंधन की बचत करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ा योगदान साबित होगा। राज्यपाल ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बचत को जन आंदोलन बनाया जाए ताकि देश आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से आर्थिक सशक्त बन सके। और उन्होंने यह भी कहा कि संकट के समय छोटी छोटी बचत भी देश हित में बड़ा योगदान साबित हो सकती है। कि वास्तव में अब दुनिया के सामने जिस प्रकार का संकट के समय विशेष करके पेट्रोल, डीजल का और केरोसिन गैस का जो दिखाई दे रहा है और उसके कारण से हम इसको कितना बचा सकते हैं, जितना हम बचाएंगे उतना ही भारत की जो है ना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो मैं सोचता हूँ हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो पेट्रोल और डीजल और गैस पे ही होता है। तो उसमें हम आज की संकट के समय अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग बचाने का प्रयास करें तो हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि अगर हर व्यक्ति जो है ना आधा लीटर भी अगर रोज बचाने का प्रयास करे तो हम देश के संकट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ना देश के प्रधानमंत्री ने अपने से शुरू की। हमने भी अपने यहाँ यूटी में पहले हमने यूटी के अधिकारी और हमने शुरू किया है, फिर अब जनता से निवेदन करेंगे तो वो भी इसकी पालना करेगी। और ताकि हम अपने इस सोर्सेज को जो हमारे पास नहीं है, हमको बाहर से ही लाना पड़ता है, उसको हम किस तरह से कम बाहर से मंगाएं और आर्थिक दृष्टि से भी हम मजबूत रहें और लोगों पर जो आर्थिक भार पड़ रहा है उससे भी उसको राहत मिले। पंजाब से भी शुरुआत आप अपील करेंगे, चंडीगढ़ से तो निश्चित।
दिल्ली में बसपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती रही है और बसपा नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक गरीब और ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए विपक्ष उन्हें निशाना बनाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने इतिहास पर नज़र डालनी चाहिए। पूनावाला ने इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, तो राहुल गांधी जी, आप अपने परिवार का इतिहास देख लो। हर क्षण और हर मोमेंट में गद्दारी करने का काम किसने किया है? अक्साई चीन देकर, पीओके देकर, 71 में मौका था तो पीओके न लेकर, और 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करके, मुझे लगता है कि देश को समझ में। हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भुवन चंद खंडूरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी केवल मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि खंडूरी जी ने अपने कार्यों और मार्गदर्शन से समाज और राजनीति को नई दिशा दी। और कोश्यारी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियाँ उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेगी और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। खंडूरी के निधन से राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। जनरल खंडूरी न केवल केंद्र में मंत्री, न केवल मुख्यमंत्री, न केवल एक जनरल, बल्कि एक इतिहास पुरुष थे। और उन्होंने, जनरल खंडूरी ने केंद्र से लेकर के प्रदेश तक जो राजनीति की है, और राजनीति अपने आप में एक उदाहरण है सच्चरित्रता की, अनुशासन की और विकास की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में हमसे छोड़ के चले गए हैं। उनके जो किए हुए कार्य हैं, उनका दिया हुआ जो मार्गदर्शन है, वो मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक रहेगी। और हमारे लोग ऐसे ही पवित्र और विकासशील इस धारणा से राजनीति में काम करेंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनको शांति प्रदान करें और हमारे प्रदेश को उन्होंने जो देन दी है उसको प्रदेशवासी कभी न भूलें, यही मैं कामना करता हूँ। जैसा उनका व्यक्तित्व था, आज की राजनीति में कितना प्रासंगिक मानते हैं आप? देखिए, हरेक का अपना व्यक्तित्व होता है और हरेक के अपने समय में प्रासंगिकता होते हैं, और इसलिए उनके जो सद्गुण हैं, उनके जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही लाभदायी है, हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। बहुत धन्यवाद। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी सत्ता न मिलने की वजह से निराश है और उसी निराश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को निशाना बनाना दरअसल देश का अपमान करने जैसा है और केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का बचाव करते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना और देश के हितों को आगे बढ़ाना है।
और उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है और दुनिया में देश की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। तमाम विषय को लेकर देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके कैमरे को कहूंगा कि इसे दिखाएं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने देश में 3.2% की केवल वृद्धि की है, नहीं तो 110% तक का वृद्धि हुआ। और उस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, अगर वो 5 दिन के दौरे पर 5 देश गए हैं भारत को मजबूत करने के लिए, अगर 3 करोड़ गैलन यहां रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने पेट्रोल डीजल की कीमतों और वैश्विक हालत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक संकट की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। इसके बावजूद भारत में दुनिया के मुकाबले पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी नियंत्रित है। संजय सेठ ने कहा है कि कुछ लोग हर मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में ईंधन बचाने और संसाधनों को जिम्मेदार उपयोग की अपील की है। और उन्होंने कहा है कि वह खुद भी इस अपील का पालन कर रहे हैं और शहर में अधिकतर जगह स्कूटी से ही जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नागरिक और उद्यान मंत्री के दौरान भी उन्हें स्कूटी से लाने और ले जाने का काम किया गया। और संजय सेठ ने कहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और राष्ट्रीय हित में सहयोग कर रही है। देखो, जो अभी दुनिया की स्थिति है किसी से छुपा नहीं। मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति युद्ध की किसी से छुपा नहीं। भारत में तो तेल कुएं है नहीं, तेल के कुएं तो वही है। पूरी दुनिया में माने स्थिति क्या है कि स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, ऑफिसेस बंद हो रहे हैं, क्रूड ऑयल का दाम आसमान छू रहा है, 60 रुपए से 100 से ऊपर चला गया, माने दुगना हो गया। फिर भी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल भारत में है। लेकिन कुछ लोग हैं हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। अरे पॉलिटिकल चश्मे से मत देखो, देश हित के चश्मे से देखो। और देश हित में जब प्रधानमंत्री ने अपील की, देश के करोड़ों लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े, मैं भी खड़ा हूं, मैं भी रवि गिलहरी प्रयास है। मैं भी 10 दिनों से स्कूटी पे चल रहा हूं शहर में। बाहर जाता हूं तो एक गाड़ी में जाता हूं, कोई 3, 4, 5 गाड़ी नहीं। आज जब उड्डयन मंत्री आए, उन्होंने कहा नहीं मैं भी चलूंगा, तो मेरे घर 10-11 किलोमीटर स्कूटी से गए, हम उनको स्कूटी से लेके गए, स्कूटी से लेके आए। तो काफिला, वो जो कारकेट का काफिला होता था, छूट गया नहीं। तो जो भी 1-1 लीटर 2-2 लीटर भी पेट्रोल डीजल बचाए, देश का पैसा बच रहा है, फॉरेन रिजर्व फंड बच रहा है। हर को ये प्रधानमंत्री की अपील पे खड़ा होना है। देश खड़ा है, कुछ लोग को छोड़कर जो देश के साथ नहीं है, देश के विकास के साथ नहीं है, देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम टीवी भारत।